हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने इस चैनल में हम आप सभी को यस टेट और यूपी टेट के बारे में बताऊंगी। यस टेट और यूपी टेट के संस्कृत के बारे में बताऊंगी और संस्कृत के सारे पाठ्यक्रम को बताऊंगी, ताकि आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से कैसे आते हैं और कितने आते हैं, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए और हमारा सहयोग करिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो सबसे पहले दोस्तों, संस्कृत में वर्णमाला आता है। तो वर्णमाला से यूपी टेट में, यस टेट में तो सिर्फ 2 या 3 प्रश्न आते हैं, सुपर टेट में। लेकिन यूपी टेट में वर्णमाला से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है वर्णमाला। यूपी टेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद दूसरा आता है संधि। तो संधि भी 3 प्रकार के पढ़े जाते हैं यूपी टेट और सुपर टेट में: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसमें भी स्वर संधि से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, बाकी कभी कभार व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर संधि स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। और तीसरी टॉपिक आती है कारक। कारक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विषय की दृष्टि से। और फिर चौथी टॉपिक आती है समास। समास में समास 6 प्रकार के पढ़े जाते हैं हमारे यस टेट और यूपी टेट में। तो इसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 समास को पढ़े जाते हैं और 6 महत्वपूर्ण हैं, कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। और एक समास और है जिसे केवल समास कहते हैं। केवल समास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण रखता है, इसे भी हम आपको अपनी वीडियो में पढ़ाएंगे। और 5वीं टॉपिक आती है धातु रूप। धातु रूप बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ज़रूर आता है, इसे ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये भूलता बहुत है। इसे रोज़ पढ़िए, अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद छठे में शब्द रूप आता है। शब्द रूप पढ़ना पड़ता है, तब जाके अनुवाद आता है। धातु रूप और शब्द रूप जब हमें मालूम रहेगा तभी हम अनुवाद कर पाएंगे। 7वां आता है संख्या रूप। संख्या रूप से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो संख्या रूप में आपको संख्याओं का हिंदी संख्या दिया रहेगा और उसकी संस्कृत बतानी पड़ेगी, या कभी कभी संस्कृत आता है तो उसको हिंदी में लिखना पड़ता है। और 8वां उपसर्ग आता है। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लगा रहे, उसे उपसर्ग कहते हैं, और लगने के बाद उसका कोई सार्थक शब्द बनता रहे। प्रत्यय, जो शब्द के पीछे लगे रहते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं। और 10वां वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन के लिए भी हमें अनुवाद की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसलिए हमें अनुवाद पढ़ना ही पढ़ना है। अनुवाद जो आएगा वो सामान्य ही अनुवाद आएगा। फिर संस्कृत पर्यायवाची है। संस्कृत पर्यायवाची जरूर आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर फंसते हैं, इसलिए दोस्तों संस्कृत पर्यायवाची हमें पढ़ना ज़रूरी है। फिर संस्कृत नाम, जैसे फलों के नाम, पुष्पों के नाम, संस्कृत शब्दार्थ, रिश्तेदारों के नाम, पशुओं के नाम व अन्य। इसके बाद 14वां सूक्तियाँ आती हैं, छोटी छोटी सूक्तियाँ आती हैं जिन्हें हमें पहचानना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। फिर नीति वचन आते हैं। नीति वचन में पद्यांश जो होते हैं ये ज़रूर आते हैं। यस टेट में बड़े बड़े पद्यांश आते हैं, इसे देखना पड़ता है। और जो सी टेट होता है उसमें, यस टेट में छोटे छोटे पद्यांश आते हैं और सी टेट जो रहता है उसमें थोड़ा छोटे छोटे पद्यांश आते हैं। तो 69,000 वाली भर्ती में दोस्तों तो छोटे छोटे पद्यांश आए थे। हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में 1-1 नंबरों का मार रहता है, इसलिए हमें 1-1 नंबर कलेक्ट करना है और परीक्षा को पास करना है। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम अपना परिचय दे दें और आप सभी से अपना सहयोग ले लें, आशीर्वाद ले लें। और हम इसलिए आज संस्कृत और हिंदी दोनों वीडियो में हमने सिर्फ पाठ्यक्रम बताया है, तो हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।